यहाँ से जो है एक अलची में सब स्टेशन है, वो हमने ही जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के तहत बना के पीडीडी को हैंड ओवर किया था। 2 लाइनें यहाँ से जाती हैं, 66 के भी वोल्टेज पे हैं ये, और वहाँ से फर्दर एक लाइन खलसी चली जाती है और एक जो है लेह चली जाती है। दोनों जगह पावर ग्रिड के सब स्टेशन हैं, प्लस लेह पीडीडी के अपने भी सब स्टेशन हैं, तो उनके थ्रू पूरे लेह में या लद्दाख में ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्लस जो सब डैम का लेंथ तो कोई 12 किलोमीटर नहीं, डैम का नहीं, ये रिजर्वायर। डैम तो लगभग हमारा 250 मीटर के करीब लेंथ है। ओके जी रिजर्वायर 19 किलोमीटर तक है, एग्जैक्ट 90 किलोमीटर 19 ओके। इसका डेप्थ कितना होगा सर? डेप्थ 80 मीटर के आसपास। नहीं, 55 मीटर। हमारा इन्वायरमेंट फ्लो है, गाइडलाइन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। इसमें हमें क्या होता है कि मशीनें चले या ना चले, आपको फ्लो जो है डाउन स्ट्रीम में छोड़ते रहना पड़ता है, जिससे कि जो फ्लोरा और फौना है वो अपना सस्टेन करता रहे। तो इसके लिए ये फीड से हम लोग जो है पानी हमेशा लगातार छोड़ते रहते हैं। मशीन जो चल रही है वो अलग से पानी जा रहा है, और ये हमारा ये मशीन बंद भी रहेगी तो हमेशा चलता है। ये पावर हाउस का बैक साइड है, ये स्ट्रक्चर है हमारा पावर हाउस का। तो इसमें 3 यूनिट लगी हुई हैं। यहाँ से पानी जो स्टोर हो रहा है, ये इंटेक गेट बने हुए हैं तीनों यूनिट के अलग अलग। अगर पानी कभी मशीन बंद करनी हुई तो इन गेट को नीचे कर देते हैं और वो पानी रुक जाता है। चलाना होता है तो गेट उठा देते हैं, पानी इसमें जाता है। तो हमारी लगभग 34 मीटर रेटेड हेड के लिए हमारी यूनिट्स हैं। तो पानी ऊपर से जाता है, नीचे फ्रांसिस टरबाइन लगी हुई है हमारी। तो पहले उस टरबाइन को घुमाता है, उसके ऊपर हमारा जनरेटर सेक्शन होता है। तो जनरेटर जो है फिर बिजली बनाता है, और वो बिजली जो है हमारी हर यूनिट की कैपेसिटी हमारी 15 मेगावाट है, 15 मेगावाट एक की है। प्लस इसमें थोड़ा सा ओवरलोड कैपेसिटी डिज़ाइन होता है, तो उस हिसाब से हम जब तीनों यूनिट चलाते हैं तो 45 मेगावाट जो है हम जनरेट करते हैं। तो यहाँ से पेन स्टॉक बने हुए हैं, उसके थ्रू जो है वो जा रहा है। वो लगभग 3.3 मीटर डाया का पाइप ही समझिए, पाइप है, जिसके थ्रू वो जो है पानी हर यूनिट में जा रहा है। आप लोगों को जब वहाँ नीचे ले जाएंगे तो दिखाएंगे उसको। जो बिजली बनती है फिर वो ये स्विच यार्ड में आती है। पहले उसको हमारी जो बिजली बनती है 11 kV पे बनती है, फिर उसको हम स्टेप अप करते हैं 66 kV पे, यहाँ आती है। और यहाँ से जो पहले मैंने बताया था आपको, ये खलसी और लेह जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उस एरिया में हमने काफ़ी प्लांटेशन वो सब कर रखा है। और ये नॉन विंटर सीजन में अगर आप लोग आते तो देखते कि पूरा वो एरिया ग्रीन कर रखा है हमने। और थोड़े से और प्लांट हमने इस साल भी लगाए हैं। अगर वो 1-2 साल में वो काफ़ी डेंस ग्रीन आपको वो एरिया दिखेगा। फिर डिस्पोज कर देंगे। जो प्लास्टिक है वो तो सेग्रीगेट करके जाएगा, और जो लकड़ी वकड़ी है वो तो आप कहीं भी देरी करते हैं कि अब यार मोस्टली वो किनारे कहीं ना कहीं पहले लग जाता है, फ्लोट हो जाएगा फिर फ्लोट हो जाता है। जो हो जाता है ना, तो उधर पिछले साल तो संगम पे एक टूरिस्ट डूब गया था, गुजरात का था, तो वो फिर वो मिल गया था, फिर वहीं से रिट्राइव कर लिया गया था। आगे ग्रेजुअल स्लोप्स हैं, वहाँ आराम से आप निकाल सकते हैं। लगभग हमारे सस्टेन कर गए हैं। अब अगले सीजन में एग्जैक्टली पता चलेगा कि तो ये एरिया पूरा हम ग्रीन कर रहे हैं। ये तो हमारे जितने दिख रहे हैं ये सस्टेन कर चुके हैं। ये 1 साल पहले के लगे हुए हैं। अच्छा। ये अभी पीछे साल लगाया है। अब अगले बार हमारा प्लान है ये एरिया को पूरा ग्रीन कर देने का। ये जो रास्ते के किनारे लगे हैं ये तो सर्वाइव कर चुके हैं, ये तो जाड़े में थोड़ा पत्ती छोड़ रहे हैं, फिर जैसे ही वो आएगा समर आएगा तो ये दोबारा ग्रीन होगा। इम्प्रूव करने का ही कोशिश हुआ है। अच्छा, ये नहीं कि इसमें अननेसेसरी हम इंटरफियर करें, जो है हमारा यहाँ सर वहाँ पावर जनरेशन करने के बाद यहाँ आता है। हाँ जी, पावर जनरेशन के बाद आपका ये डबल सर्किट लाइन हो गया 66 kV का। इससे हमारा फ्यांग और खलसी को जाती है लाइन। अच्छा अच्छा।
सडनली लेवल चेंज होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत ज़्यादा वो आवाज़ भी आती है। नंबर 3 है, ठीक है। पानी कम है, अभी पानी पूरा रहता तो ये तीनों चलती। तो बेसिक आप लोग वो जो जानना चाह रहे थे कि ये पावर प्रोड्यूस कैसे होता है, तो वहाँ से जो पानी आता है, यही वाली ये जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग रनर या टरबाइन बोलते हैं, ठीक है। इसमें पानी जो है इस रास्ते से जाता है और इधर इस रास्ते से बाहर निकलता है। तो इधर से एंट्री करेगा और नीचे की तरफ जो है ये पानी इस रास्ते से बाहर आ जाएगा। तो इससे जो पानी की एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये पानी फर्दर ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू जो है, जो आप लोगों ने पीछे नदी देखा था, उसमें छोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ पे आइए आप लोग। ये जो है स्पाइरल केसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें पानी पेनिस्टॉक से आ रहा है, जो डैम से इंक्लाइंड हमारा है। डैम से जो है पानी इसमें आया, जो आप लोगों को नीचे दिखाएंगे। इससे पानी, ये रनर है जो वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, उसी का मॉडल है। इसमें ये इधर से रेडियली इन घुसता है और फिर ये नीचे की तरफ निकलता है। तो इस पानी के मोशन के ड्यूरेशन में पूरा जो पानी में एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, और वो फिर इस शाफ्ट के थ्रू जो है आगे हमारा जनरेटर लगा हुआ है, ये जनरेटर को घुमाने लगता है। अब क्या है, यहाँ पे जनरेटर में दो पार्ट होते हैं, एक रोटर पार्ट है, एक स्टेटर पार्ट है। इस रोटर में पोल्स लगे होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डीसी करंट देते हैं। तो ये जो पोल्स दिख रहे हैं आपको, हमने जो स्लॉटेड बनाया है, एक नॉर्थ पोल बनता है, एक साउथ पोल बनता है। हर आसपास एक पोल नॉर्थ रहेगा, एक साउथ रहेगा, एक नॉर्थ एक साउथ, और ये घूमता भी है। तो ये जो हमारे ये स्टेटर में बार लगी होती हैं, कॉइल बोलते हैं। तो जब ये कोई भी मैग्नेट होता है तो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड में यदि चेंजेज आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड बनेगा उसके कारण, जो अगर उसके अक्रॉस कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उसके एंड्स पे ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, वही वोल्टेज जनरेट होता है। अगर उसको किसी लोड से हम कनेक्ट करेंगे तो वहाँ करंट फ्लो होने लगेगा। यही बेसिक कंसेप्ट है इसका। बाकी इंट्रिकेट कंट्रोल्स और ये सब हैं। तो अब ये जो हमारा जो कॉइल्स है, ये फर्दर जो है ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड रहते हैं। अब ये जो पोल को वोल्टेज देते हैं वो कंट्रोल वोल्टेज देते हैं, करंट देते हैं। जितना ज़्यादा आप उसको पानी ज़्यादा देंगे तो वो आपका जो करंट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज फिक्स रहेगा, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, वो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी रहेगी जब हम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। लेकिन करंट हमारा बढ़ेगा, और वो जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा वो अपोज करेगा इस टरबाइन के रोटेशन को। इसलिए रोटेशन की स्पीड हमारी हमेशा फिक्स रहती है। हमारे यहाँ पे जो है वो 200 आरपीएम है। तो 15 मेगावाट हमारी टोटल पावर कैपेसिटी है एक यूनिट का। हाँ, तीनों यूनिट अगर हम चला रहे हैं तो 45 मेगावाट हम बनाएंगे। प्लस इसमें इनहेरेंट ओवरलोड कैपेसिटी थोड़ी सी रहती है, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 47 मेगावाट तक जनरेट जाते हैं। कुछ जो है पावर उसमें से हमारे इंटरनल ऑपरेटर्स को चलाने में यूज हो जाती है, कुछ तो इसको डीसी भी देते हैं थोड़ा सा फील्ड बनाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, तो उसमें कंज्यूम होती है। प्लस हमारे बहुत सारे कूलिंग पंप होते हैं, गवर्निंग के लिए होता है। प्लस यहाँ एनवायरनमेंट इतना थोड़ा सा हार्श है कि हम काफ़ी हीटिंग भी अप्लायंसेज यूज करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें भी जो है पावर कंज्यूम होती है। तो वो जो पावर कंज्यूम होती है उसको हम लोग ऑक्सिलरी कंजम्पशन बोलते हैं। उसके अलावा जो नेट पावर हो गई वो हम जो है ग्रिड में इंजेक्ट कर देते हैं।
सर ये जो 3 यूनिट है ना आपका, तो तीनों को साथ में चलाना पड़ता है, या आप अगर पानी कम हो तो 1 या 2 को चला भी सकते हैं? बिल्कुल, तीनों को साथ में चलाना ज़रूरी नहीं है। पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम जो है उसको, जितना पानी अवेलेबल है तो एक को चलाएंगे, उससे ज़्यादा पानी अवेलेबल है तो 2 को चलाएंगे। एक हमारी जो है लगभग 48 क्यूमेक्स पानी जो है हमारी खींचती है, तो तीनों चलाने के लिए हमको लगभग 150 क्यूमेक्स जो है पानी चाहिए। तो अगर 150 क्यूमेक्स का फ्लो कंटिन्यूअस आ रहा है तो उस समय तीनों यूनिट चलाएंगे, और अगर उससे कम आ रहा है तो हम उसको फिर उसके हिसाब से स्टैगर कर लेंगे कि कितना देर इकट्ठा करना है, कितना कंटिन्यूअस चलाना है। जैसे इस समय हम मोस्टली 1 यूनिट चला रहे हैं, वो भी 15 मेगावाट पर नहीं, थोड़ा सा उससे कम पे चलाते हैं क्योंकि अभी पानी उतना कम है। अगर थोड़ा सा पानी और बढ़ेगा तो दूसरी यूनिट हम चलाएंगे। फुल पानी आ जाएगा जो हमारा 150 क्यूमेक्स से ज़्यादा, अगर या 150 क्यूमेक्स तक आ गया तो तीनों मशीन हम 24 आवर चलाते रहेंगे। अभी जो है पीकिंग के समय तीनों चलाते हैं, मतलब सुबह और शाम तीनों चलाते हैं, एक साथ चलाते हैं वो, और बाकी टाइम पे हम मोस्टली जो है 1 यूनिट चला रहे हैं हम अभी इस समय। ये अभी हम यहीं पे साइट पे इसको रिपेयर करते हैं हर साल। जो कोई एक रनर जैसे मान लीजिए वो घिस गया या उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए तो हम उसको यहीं पे जो है रिपेयर करते रहते हैं। तो अभी अंडर प्रोसेस है, देख रहे होंगे आपको थोड़ा चमक रहा है, ग्राइंडिंग मार्क्स हैं, तो वेल्डिंग के बाद वो ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। अभी इसके बाद इसमें इसके डिफरेंट मेजरमेंट्स होंगे, फिर स्ट्रेस रिलीविंग का काम होगा। अभी ये लोग बेसिकली इसको पलट रहे हैं, इधर पहले ये दूसरे साइड में था। यूनिट का अलग अलग कंट्रोल पैनल है, इसमें हमारे ये आप देखेंगे तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए डायल टाइप थर्मोमीटर्स लगे हुए हैं। इधर कुछ RTDs के फीडबैक्स आ रहे हैं, वाइब्रेशन का सिस्टम लगा हुआ है। ये पूरा सिस्टम SCADA से कंट्रोल होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम लगा हुआ है। प्लस इधर हमारे एनंसिएशन पैनल है, इसमें भी कोई फॉल्ट जनरेट होगा तो उसमें अलार्म के लिए हूटर बजेंगे और ब्लिंकिंग आएगी। तो ये सिमिलर चीज़ जो है सारे यूनिट्स में है। ये देखेंगे नाम भी लिखा हुआ प्रोटेक्शन पैनल, तो इसमें हमारा जनरेटर प्रोटेक्शन पैनल अलग है, ओवरऑल डिफरेंशियल अलग है। प्लस हमारे आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि किस चीज़ के लिए रिलेज लगे हुए हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल रिलेज भी लगे हुए हैं। मोस्टली हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई फॉल्ट आता है फिर उसको कंप्यूटर पे हम डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि किस नेचर का फॉल्ट आया, उसके एनालिसिस करते हैं, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि इसके पोल्स में तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये जो स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है, इसका काम है वही इसमें वोल्टेज को कंट्रोल करना, और पोल्स में जो वोल्टेज, पोल्स को जो करंट दिया जाता है उसी से कंट्रोल होता है। स्टेटर में कितना वोल्टेज डेवलप हुआ वो सारा कुछ वो करता है। इसमें नीचे जो है अब दिखेगा नहीं इस समय, नहीं तो हम दिखा देते हैं आपको। तो वो भीतर इसमें कंडक्टर्स लगे होते हैं, उसको स्टेटस, और एक आयरन का कोर होता है, उसी के बीच में वो कंडक्टर्स लगाए गए रहते हैं। उसी की असेंबली जो है वो स्टेटर बोलते हैं। तो उसी के थ्रू जो है हम करंट जो भी जनरेट होती है वो आगे ग्रिड में इंजेक्ट कर रहे हैं। अभी इसमें जो है एक ही यूनिट चल रही है, आप 2 में देखेंगे 0 है, एक में 10.74 मेगावाट जो आ रहा है वो देखें। ये हमारा कंट्रोल रूम है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम से यहाँ लगे हुए हैं। मेजर पैरामीटर इस मेन स्क्रीन पे आपको दिखते रहते हैं। प्लस डिटेल में पैरामीटर कुछ देखना है तो हम स्केडा सिस्टम में भीतर के स्क्रीन में जाके हम उसको देख सकते हैं। यहीं से कंट्रोल भी करते हैं, ऑन ऑफ भी यहीं से करते हैं। लोड को घटाना बढ़ाना, सिंक्रोनाइज करना, लाइन ब्रेकर खोलना, एक्साइटेशन ऑन करना ऑफ करना, ये सारा कुछ यहाँ से हमारा ऑटोमेटिकली होता रहता है, जिसके थ्रू जो है ये लोग पूरा मशीन का ऑपरेशंस देखते हैं। सीसीटीवी के थ्रू हमारे डिफरेंट फ्लोर्स पे जो काम हो रहा है उसको भी हम मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे 3 यूनिट है तो उनके डिफरेंट कंपोनेंट के भी हम यहाँ देखते रहते हैं।
वो हमें बताते हैं कि किस समय चलाना है या किस समय नहीं चलाना है। उसके अलावा हमारा रिजर्वायर कंट्रोल करने के लिए एक आर्मेक्स सिस्टम लगा हुआ है, ऑटोमेटिक रिजर्वायर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसके थ्रू हम यहीं से बैठे बैठे गेट, रेडियल गेट जो वहाँ पे हैं पानी, उसको हम खोल सकते हैं, बहा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कितना वहाँ लेवल है, कितना इनफ्लो है, सारा डाटा यहाँ कंट्रोल रूम में आता रहता है। ठीक है, 66 kV की है, तो एक लाइन से 4.86 जा रही है। फीडर 2 खोलो, अभी हम इंजेक्ट कर रहे हैं फीडर, और दूसरे से 4.93 जा रही है, ये आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से अल्टी सब स्टेशन ही जा रहा है, फर्दर वहाँ से ये, हम ग्रिड से जुड़े हुए हैं, वो भी ग्रिड से जुड़े हुए हैं, हम भी ग्रिड से जुड़े हुए हैं। तो ये ग्रिड में जो इंजेक्ट कर रहे हैं, इधर दो पानी, बस हमको नहीं चाहिए। तो ये इसमें कितना, किस लाइन से कितना करंट जा रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है अभी, और कितना मेगावाट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना रिएक्टिव पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारा कुछ इसमें दिखता रहता है आपको। इतना लॉजिक है नहीं। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें हमारी मशीन कितना जनरेट कर रही है, जनरेटर का वोल्टेज कितना है, जो हमने फील्ड वोल्टेज दे रखा है, वो जो बोला था मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, कितना करंट स्टेटर में प्रोड्यूस हो रहा है, अभी फील्ड बनाने के लिए हमने कितना करंट दे रखा है, पावर फैक्टर कितना है। यहाँ लद्दाख में एक इशू आप लोगों ने भी फेस किया होगा कि थोड़ा सा वोल्टेज का इशू रहता है, वोल्टेज थोड़ा सा लो साइड में रहता है, तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों के यहाँ भी आता है। रिएक्टिव पावर काफ़ी हमारे यहाँ लोड आता है उसका, वो इसी प्रोजेक्ट पावर स्टेशन से जाता है। तो लगभग हम पूरे कोशिश तो करते हैं हम लगभग पूरे लेह को सप्लाई दे सकें, तो हम 20-22 मेगावाट तक हम सप्लाई उस समय दे पाते हैं जब ग्रिड कट जाता है। लेकिन उस समय क्या है कि जो फीडर्स हैं, फीडर्स इतने स्टेबल नहीं होने के कारण बहुत बार आप लोग फेस करते होंगे कि आती है और जाती है। तो हमारी यूनिट उसमें अगर फीडर्स में कहीं फॉल्ट है, कुछ है, कोई इशू है, तो मशीनें हमारी ट्रिप हो जाती हैं उस टाइम पे। फिर हम लोग फिर मेहनत करते हैं, फिर दोबारा ले आते हैं, और पीडीडी के लोग भी धीरे धीरे लोड बढ़ाते हैं। फिर वो 20-22 मेगावाट तक, नॉर्मली 20-22 मेगावाट तक पीक जब ग्रिड कट जाता है उस समय तक जाता है, तो वो सप्लाई पूरी यहीं से जाती है उस समय। फर्स्ट फ्लोर पे ये जनरेटर वाला फ्लोर है, ठीक है, इसी के भीतर बिजली प्रोड्यूस होती है। इसके नीचे वो वाला सेक्शन दिखेगा जो आप लोग वो कैमरे में देख रहे हैं। आइए इसमें घुस सकते हैं।
जनरेटर सेक्शन है जहाँ बिजली बनती है, और नीचे जो पानी आके इसको घुमाता है वो वाला सेक्शन है। वो इसमें जाता है, फिर ये आगे की तरफ निकल जाता है और पानी आता है डैम से इस पाइपों से। देखते हैं, प्लस और सारी स्टडी की जाती है कि वहाँ मैक्सिमम किस स्केल तक का अर्थक्वेक आने की संभावना है। उसके हिसाब से हम डैम का डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन मतलब उसका स्ट्रेंथ, मतलब उसमें जो रिइंफोर्समेंट डालते हैं, जो उसकी वेट और ये डेप्थ से ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, वो उसके हिसाब से डिसाइड की जाती हैं। तो ये हमारा जो पावर स्टेशन है, ये इसका डैम जोन 4 में 9.5 रिक्टर स्केल के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो वहाँ तक इस पर कोई ख़तरा नहीं है। दूसरा, हम लोग जब डैम डिज़ाइन करते हैं तो एक और स्टडी की जाती है कि यदि डैम फेल्योर हो जाता है, जो आपका क्वेश्चन था कि डैम का फेल्योर हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसकी स्टडी हम डैम बनाने से पहले भी करते हैं और हर 5 साल बाद दोबारा करते हैं, क्योंकि लोग नदियों के किनारे आके धीरे धीरे हैबिटेशन का जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। तो अभी हमने रिसेंटली इसका IIT रुड़की से वो स्टडी कराया है। तो ये डैम अगर फेल होता है तो इसमें कोई भी नीचे जो पॉपुलेशन है उसको कोई भी असर नहीं आने वाला है। कुछ रोड पे थोड़ी देर के लिए पानी आएगा, लेकिन कोई गांव अफेक्टेड नहीं होगा। ये अभी पिछले 4-5 महीने पहले हमने स्टडी कराई है, उसमें ये जो है बन के आया है। तो यहाँ किसी भी पॉपुलेशन को यदि डैम ब्रेक होता है कोई ख़तरा नहीं है। सर, इसमें जब कभी पानी छोड़ना होता है या डैम बनाते समय भी ये इंडस वाटर ट्रीटी का इशू बीच में आता है क्या? बिल्कुल आता है। ये इंडस वाटर ट्रीटी से बंधी हुई डिज़ाइन है, लेकिन जब से ये सस्पेंड कर दिया गया है अभी हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले जो है इंडस वाटर ट्रीटी में जो प्रोविजंस थे कि हमको जो है पानी जो MDDL है, जो हमारा अभी 3090 है, उसके नीचे हम नहीं जा सकते थे। नदी हमारा रिजर्वायर पूरा भर जाए तब भी उसको खाली नहीं कर सकते थे, सिल्ट से भर जाए तब भी नहीं खाली कर सकते थे। और डैम की जो डिज़ाइन है, कितना पानी स्टोर करना है, कितना बड़ा डैम रहेगा, उसमें गेट की साइज़ क्या रहेगी, सिल्ट निकालने का कोई प्रोविज़न डाल सकते कि नहीं डाल सकते, ये सारी चीज़ें इंडस वाटर ट्रीटी से रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी। तो हमें बड़ा लिमिटेड सा स्कोप मिलता था कि ऐसे ही करके एक डैम आपको बना लेना है। तो अब जब भारत सरकार ने उसको अभी सस्पेंड कर रखा है, अभी उससे हम बाउंड नहीं है। अदरवाइज़ हम पानी छोड़ने से पहले भी उनको बताते थे, बहुत सारी चीज़ें के लिए हम उनके लिए बाउंड थे उस ट्रीटी के तहत जो है। सर, बीते हुए जो समर्स की बात है, जहाँ से यहाँ से जो NSP से पानी ज़्यादा छोड़ते हैं तो नीचे वाले गांव को अलर्ट किया जाता है कि आप अभी भी किया जाता है। अगर पानी हम छोड़ते हैं तो हमारे सायरन लगे हुए हैं, काफ़ी आगे तक लगे हुए हैं और वो वायरलेसली कनेक्टेड हैं, तो हम उनको सायरन से अलर्ट करते हैं। तभी पानी जो रेडियल गेट की ओपनिंग, मतलब पानी अगर थोड़ा बढ़ाते हैं अगर फ्लो, तो उनको अलर्ट करते हैं। सर, अभी हमने देखा कि वहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो प्लास्टिक जो है वहाँ पे क्या उससे अगर पानी में अगर ये मशीन में कुछ खराबी या कुछ हो सकता है, क्योंकि लोग जो है वो बोतल जो है वो पानी में फेंक रहे हैं। नहीं, वो आगे क्या है कि एक ट्रैश रैक लगा रहता है हमारा, तो वो मशीन के भीतर तो आने से रोक देगा वो उसको। अब ये चूँकि लकड़ियाँ नदी के किनारे पेड़ रहते हैं, वो लकड़ियाँ टूट के आएंगी ही आएंगी, प्लस जो ये नदी रोड के किनारे किनारे आ रही है, तो बहुत सारे लोग पानी की बोतल और जूते चप्पल और ये कुछ लोग फेंकते रहते हैं। वैसे बहुत लिमिटेड मात्रा में आया है, लेकिन आया हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने पीछे कोशिश किया था, कुछ निकाला भी है, कुछ निकाल कर डिस्पोज किया है। और ये जब भी बर्फ़ पिघलेगी तो इसको हम पूरा डिस्पोज करेंगे। इसके लिए स्कीमर और ये सब का प्लान चल रहा है कि कैसे किया जाए। ये डिस्पोज कहाँ पे किया जाए? जैसे लकड़ी है, लकड़ी तो गांव वाले लेके चले जाते हैं। जो प्लास्टिक और प्लास्टिक है, हमारा ससपोल में जो है एक डंपिंग उनका यार्ड है, रिसाइकलिंग प्रोडक्ट वो अलग लेते हैं और जो बायोडिग्रेडेबल है वो अलग लेते हैं, तो उनको हम अपना
दे देंगे जो है। सर ग्लोबल वार्मिंग के कारण लद्दाख में जो बर्फबारी पे भी असर पड़ रहा है, सर्दियों में बारिश ज़्यादा गिर रहा है, तो उससे क्या डैम को कुछ असर पड़ रहा है, पानी की ज़्यादा बहाने या कम होने? अब ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बड़ा इंट्रिकेट सब्जेक्ट है, उतना तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन लास्ट ईयर बारिश ज़्यादा हुई है जो हम लोगों ने फेस किया है, तो उसके कारण थोड़े से क्लाउड बस्ट भी हम लोगों ने फेस किए हैं, जो लामायुरू में हुआ था, सस्पोल में हुआ था। यहाँ भी पानी पहले के मुकाबले पिछले साल ज़्यादा आया है, तो डैम पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। डैम हमारा डिज़ाइन काफ़ी, जो इसका प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया है, पानी ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली हमारा जनरेशन ज़्यादा हो जाएगा। इस साल पीछे सालों की तुलना में हमारे पास पानी ज़्यादा आया है और जनरेशन हमारा ज़्यादा हुआ है, ये तो हम बोलेंगे। लेकिन डैम में कोई ख़तरा फ़िलहाल जो जितना पानी बढ़ा है उससे कोई ख़तरा नहीं है। डैम की कैपेसिटी हमारे पानी डिस्चार्ज करने की काफ़ी ज़्यादा है। सर जब फ्लड आती है तो सिल्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होता? सिल्टिंग का प्रॉब्लम फ्लड आने पे काफ़ी बड़ा रिजर्वायर है, तो पिछले साल हमने फ्लशिंग किया है, ऐसा नहीं है, फ्लशिंग किया है तो काफ़ी सिल्ट निकाला है, लेकिन उसमें हमने कुछ इशूज़ भी फेस किए थे। अब उसको हमारा हेडक्वार्टर देख रहा है कि कैसे उस चीज़ को टैकल किया जाए। तो सिल्टेशन तो हर डैम में होता है, चाहे कोई भी डैम बना दीजिए, ओवर द पीरियड उसमें सिल्ट आके बैठेगी ही बैठेगी। तो इसीलिए डैम की हम सर्टेन लाइफ भी डिक्लेयर करते हैं कि वो उसके बाद अब देखिए भारत सरकार ने काफ़ी इस पे काम कर रही है, वो ड्रेजिंग और ये वो तरीके यूज करके आप हमारे सलाल डैम में देखेंगे, या JNK गवर्नमेंट का एक बगलिहार प्रोजेक्ट है, तो उसमें डिसिल्टिंग करने के लिए बहुत सारे मेथड वो लोग यूज कर रहे हैं। अब जैसा हम लोग को आदेश मिलेगा उस हिसाब से हम लोग भी अपने यहाँ करेंगे। फ़िलहाल पिछले साल हमने फ्लशिंग किया था तो काफ़ी सिल्ट हमने निकाला है, लेकिन ये इंडस वाटर ट्रीटिंग में फ्लशिंग अलाउ नहीं था। पहले हम फ्लशिंग नहीं कर सकते थे, सिल्ट जो आके एक्युमुलेट हो रही थी उसको निकालने का परमिशन एज पर इंडस वाटर ट्रीटी नहीं था कि आप पूरा पानी बहा के निकाल दीजिए। तो जब से भारत सरकार ने सस्पेंड किया है, अब हमें फ्रीडम मिली है, तो उस पर मेथडोलॉजी डेवलप कर रहे हैं हम लोग कि कैसे करके निकाल सकते हैं। सर ये प्रोजेक्ट का लाइफ क्या है? प्रोजेक्ट का जो लाइफ होता है, जो हम लोगों को टैरिफ मिलता है उसके हिसाब से हम 40 ईयर्स मान के चलते हैं, लेकिन सिविल स्ट्रक्चर हमारा 40 ईयर्स में कुछ भी ख़राब नहीं होता है। ख़राब ये जो मशीनरी है थोड़ी बहुत ख़राब होती है, तो उसके बाद एक हमारा जो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो उसके बाद हमको एक ऑप्शन देती है रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड ऑपरेटिंग का। उसमें जो भी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं, सिविल स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं ख़राब होता है, तो जो भी चीज़ें ख़राब हुई रहती हैं उसको हम फिर से जो है चेंज करते हैं या उसका रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, तो उसके बाद फर्दर 30 साल तक वो फिर से परमिशन मिल जाता है। तो लेकिन अब ये याद रखिएगा कि इंडिया में हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है सैकड़ों साल पुराने भी अभी चल रहे हैं, तो इसकी कोई लिमिटेड लाइफ हम करके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे मेंटेनेंस प्रैक्टिस और कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अदरवाइज़ अंग्रेज़ों के ज़माने के भी हाइड्रो पावर स्टेशन अभी भी चले जा रहे हैं, तो इसकी कोई लिमिटेड लाइफ करके आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। कैसे हम मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके से इसकी देखभाल कर रहे हैं, वही है, उस पे ऊपर डिपेंड करेगा। आज मीडिया को हम लोगों ने इसलिए आमंत्रित किया था कि NHPC और जल विद्युत जो हाइड्रो पावर है उससे जो बेनिफिट्स हैं, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है लोकल स्टेक होल्डर्स में, वो हम बता सकें, आप लोगों को अपनी परियोजना के बारे में बता सकें। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये परियोजना जो है जून 2005 में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा था, और ये सितंबर 2012 में पहली यूनिट इसकी कमीशन हुई थी, और जून 2013 में इसकी थर्ड यूनिट कमीशन हो गई थी। ये लगभग 985 करोड़ के लागत से बना हुआ है, और ये सिंध नदी पे बनाया गया था। सिंध नदी पे ये एकमात्र हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और यहाँ 45 मेगावाट हमारा जनरेशन कैपेसिटी है, 15 मेगावाट कैपेसिटी की 3 यूनिट्स हैं। हम लगभग एक साल में 239 मिलियन यूनिट एनर्जी जनरेट करते हैं। जब ये परियोजना शुरू में बनी थी तो उस समय यहाँ ग्रिड नहीं था, तो सारी की सारी पावर जो है हमारा लद्दाख में ही जाता था। अब ग्रिड से कनेक्ट 2019 में ग्रिड से जब हम कनेक्ट हो गए हैं, तो उसके बाद जो सरप्लस पावर है वो ग्रिड के थ्रू शेष भारत को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
अभी भी जब ये ग्रिड डिस्कनेक्ट हो जाता है तो लद्दाख में जो पावर जाती है वो हमारे इसी परियोजना से जाती है। इस परियोजना में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है बहुत सारा बेनिफिट्स हुआ है लोकल स्टेक होल्डर्स को। इसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं वो लगभग सारे के सारे लोकल हैं। जितनी गाड़ियां हायर हैं वो सारी 17 गाड़ियां हैं जो कि अलची और आसपास के लोगों ने यहाँ दे रखी हैं। इसके अलावा CSR के तहत बहुत सारे काम हमने यहाँ पे किए हैं लोकल स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए। CSR में हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, एप्रिकॉट प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हैं, एम्बुलेंस दिए हैं, लैब लोकल PHCs को लैब इक्विपमेंट दिए हैं, विंटर ट्यूशन चला रहे हैं हम जो है, अप्रेंटिस में भी लोकल लोगों को भर्ती करके चला रहे हैं। हमने एक ITI भी टेक ओवर कोलैबोरेशन में चला रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो लेह में है, जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। हम यूटी लेवल पे पेंटिंग कम्पटिशन कराते हैं। तो बहुत सारे काम हम यहाँ जनता के उसके लिए करते हैं। प्लस आप देखेंगे तो हमारे कॉलोनी और इस सब में हमने बहुत सारा प्लांटेशन करके यहाँ ग्रीनरी भी पैदा करने की कोशिश किया है। बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम बेनिफिट्स डेवलपमेंट का मिल सके वो हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के कल्चर और हेरिटेज को भी हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी यहाँ के लोकल फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हमारा पार्टिसिपेशन रहता है, उनको इनकरेज करते हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से यही बताना चाहेंगे जो आम जनता है उसको, कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी हमारी हाइड्रो पावर है ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप लोगों के मन में यदि इससे रिलेटेड कोई भी शंका है तो वो आप लोग NHPC के लोगों ऑफिसर्स को पूछ सकते हैं, उसका हम निवारण करेंगे। और जो हम आपको बेनिफिट्स आपको मिल रही है वो मीडिया के भाइयों के द्वारा हम आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। थैंक यू। इस प्रोजेक्ट के सेफ्टी और लाइफ के बारे में जब ये प्रोजेक्ट डिजाइन होता है तो हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तो लोकल लोगों का हम कंसेंट लेते हैं कि वो इसके फेवर में रहें। उसके लिए हम बहुत सारी पब्लिक हियरिंग करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके समर्थन में आए। और उस समय हम उनको इससे होने वाले जो लाभ हैं, उनको बेनिफिट्स हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं। उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो बताते हैं। प्लस जब हम प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो हम जो अर्थक्वेक का भी कंसिडरेशन लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में जो लोग रहते हैं उनके लाइफ और उनके घर और मकान को भी कोशिश करते हैं कि मिनिमम इम्पैक्ट पहुंचाए बिना जो है हम ये प्रोजेक्ट बना सकें। तो जो हम इस पर्टिकुलर जो नीमो वास्को परियोजना है, इसकी डैम ब्रेक स्टडी से ये पता चला है कि अगर इसमें कोई घटना भी होती है तो किसी भी जनमानव को हानि नहीं होगी। थोड़ा बहुत रोड पे पानी आएगा थोड़ी देर के लिए, उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर बड़ी घटना होने की संभावना नहीं है।